हेलो फ्रेंड्स, लीनियर प्रोग्रामिंग की सीरीज में आपका स्वागत है। जहां पे आज हम लोग देखेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम को हंगेरियन मेथड भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि असाइनमेंट प्रॉब्लम होता क्या है। असाइनमेंट प्रॉब्लम एक स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है जहां पे हम लोग को जॉब्स असाइन करने होते हैं लोगों को, जिसकी वजह से आपका टोटल टाइम ऑफ कंप्लीशन मिनिमम हो। मतलब क्या कि हम लोग जैसा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कर रहे थे कि हम लोग कॉस्ट को मिनिमल कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे जो जॉब रहेगा उसको मिनिमल करेंगे, क्योंकि जितना देर कम जॉब होगा उतना कम ही कंपनी को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। वही होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम करने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस करने पड़ेंगे। एजम्पशंस जैसे क्या? एजम्पशन पहली ये कि नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर या मशीन। ठीक है, आपको हमेशा वर्कर्स मतलब रो वाइज दिए रहेंगे और जॉब्स असाइन मतलब कॉलम वाइज दिए रहेंगे। जितना नंबर ऑफ जॉब रहेगा उतना ही नंबर ऑफ वर्कर होना चाहिए, यह पहला एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन कि ईच पर्सन इज असाइन ओनली वन जॉब, एक आदमी को एक ही जॉब दे सकते हैं। थर्ड, ईच पर्सन इज इंडिपेंडेंटली कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एनी जॉब, मतलब हर पर्सन कोई भी जॉब कर सकता है, किसी प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि मान लीजिए कि कोई पर्सन ये जॉब नहीं कर सकता, अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो आप लोग ये मानेंगे कि हर पर्सन हर एक जॉब कर सकता है, बट उसको एक ही जॉब मिलेगा, कोई भी मिल सकता है। और फोर्थ है कि असाइनमेंट क्राइटेरिया जो भी दिया रहेगा वो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, क्लियरली स्पेसिफाइड हो। मिनिमम इन द केस ऑफ कॉस्ट रहेगा, मैक्सिमम इन द केस ऑफ प्रॉफिट रहेगा कि कंपनी को कितनी प्रॉफिट हुई। ठीक है, आइए असाइनमेंट प्रॉब्लम को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपके स्क्रीन पर एक टेबल दिया गया है जहां पे आपको लेफ्ट साइड में W1 W2 W3 ऐसा करके दिख रहे होंगे। W जहां पे वर्कर्स को डिफाइन करता है और J1 J2 J3 J जहां पे जॉब्स को डिफाइन करता है। ठीक है, और आपके हर एक उसके नीचे दिया गया है एलोकेशंस, मतलब वर्कर वन अगर जॉब वन करता है तो उसको मिलेगा 6, मतलब उसको 6 यूनिट टाइम लगेगा, और वो 6 कितना भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ही वर्कर वन अगर जॉब टू करता है तो 5 यूनिट लगेगा। वैसे ही हम लोग को हर एक का करना पड़ेगा एलोकेशंस कि कंपनी को मिनिमल कॉस्ट पड़े वो टाइम एलोकेट करने में। ठीक है, अब हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगे इनमें। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन अ रो एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ दैट रो, मतलब हर एक रो से मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको माइनस कर देंगे बाकी सभी वैल्यू से। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पहले रो में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? 5 है। ठीक है, उसको माइनस कर दिया हम लोग, तो 6 माइनस 5 1, फिर 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 5 6 और 16 माइनस 5 11। ठीक है, वैसे ही हर एक रो में हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, हमने लिख लिया और ये टेबल बन गया। हम लोग स्टेप 2 पे जाते हैं। स्टेप 2 क्या कहते हैं? स्टेप 2 कहता है कि फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन अ कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम। जो स्टेप 1 में हमने रो के लिए किया था वही अब हम लोग कॉलम के लिए करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अरे यार, यहाँ पे तो मतलब 0 मिनिमम हो रहा है हर कॉलम में, बट ऐसा जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में सेम हो, बट इस क्वेश्चन में 0 मिनिमम हो रहा है। तो जब 0 मिनिमम है तो 0 माइनस करेंगे किसी में से तो वो वैल्यू चेंज नहीं रहेगी, इसलिए वो टेबल वही रहे, वैसे का वैसे ही रह जाएगा। स्टेप 3 कहता है कि ड्रॉ द लीस्ट नंबर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइंस टू कवर ऑल जीरो। आपको लीस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे जो सारे जीरोस को कवर करें, या तो आइदर वर्टिकल या हॉरिजेंटल। तो मैंने ये पॉसिबल वे देखा है कि 3 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दूं और एक हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ कर दूं तो सारे के सारे जीरोस कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब 2 केसेस आएंगे जो स्टेप 4 हम लोग का बता रहा है। स्टेप 4 2 केसेस आएंगे, या तो नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ होगा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होगा, या नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होगा, कभी ग्रेटर देन नहीं हो सकता ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। हाँ, ये बात जरूर आप लोग ध्यान में रखिए कि मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा।
अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसके लिए हम लोग उस मैट्रिक्स स्क्वायर बनाते हैं, जो कि हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस में देखेंगे आगे। बट यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि मैट्रिक्स स्क्वायर है क्योंकि ये 5x5 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से होगा 5। तो हम लोग को यहाँ पे हम लोग बाकी देख लेते हैं स्टेप्स क्या कहते हैं। स्टेप 4 कहता है कि इफ ए इज अचीव्ड, मतलब क्या, इफ नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब क्या कि ऑप्टिमल असाइनमेंट रीच हो गया है और हम लोग को अब असाइनमेंट करना है। मतलब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोग असाइनमेंट कैसे करेंगे, चेक रो वाइज एंड फाइंड विच रो हैज यूनिक जीरो इन इट, ठीक है। रो वाइज हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे कौन सा रो में यूनिक जीरो है। अगर नहीं है तो कॉलम वाइज चेक करेंगे। अगर 4 भी होता है, मान लीजिए कि नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो क्या करेंगे, हम पिक मिनिमम एलिमेंट दैट डजंट कम अंडर एनी लाइन, ठीक है। मतलब जो लाइन हम लोग इंटरसेक्ट किए हैं, जो लाइन हम लोग वर्टिकल ड्रॉ किए हैं, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल जो जीरो को कवर करता है, उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स में से देखेंगे कि सबसे मिनिमम वैल्यू किसका है, उसको उस वैल्यू को सबसे माइनस कर देंगे। कैसे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट दैट मिनिमम एलिमेंट दैट आर नॉट इन द लाइंस, ठीक है। जो लाइंस में नहीं है उनमें से उस मिनिमम वैल्यू को घटा देंगे। एंड एडिशन इज परफॉर्म दैट आर लाइंग इन द इंटरसेक्शंस ऑफ द लाइन, और जहाँ जहाँ मतलब मान लीजिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, वहाँ पे हम लोग वो वैल्यू ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे होंगे कि प्रीवियस स्टेप में मिनिमम वैल्यू कौन सा था, मिनिमम वैल्यू था 3। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग J3 वाला कॉलम में से 3 माइनस कर देंगे और J5 वाले कॉलम में से भी 3 माइनस कर देंगे, क्योंकि वो दोनों में लाइन नहीं थे। और हम लोग देख पा रहे हैं कि W3 वाले रो में आपको इंटरसेक्शंस हुए हैं 3 पॉइंट पे, तो उन तीनों पॉइंट पे हम लोग 3 ऐड कर देंगे, तो हमारा नया टेबल बन जाएगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब देखिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर से उन स्टेप्स को दोहराएंगे जहाँ पे हम लोग को हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे सारे जीरो को कवर करते हुए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टोटल कितने हुए हैं, 5 लाइंस ड्रॉ हुए हैं, जो कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से इक्वल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लोग का स्टेप जो केसेस बनाए थे हमने, ए नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो फॉलो हो गया। इसलिए अब हम लोग एजम्पशंस बना के उसके स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब हम लोग रो वाइज और कॉलम वाइज यूनिक जीरो फाइंड करने लगेंगे। तो जब हम लोग यूनिक जीरो फाइंड कर रहे होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि W3 और J5 है, मतलब लास्ट वाला कॉलम है, वहाँ पे एक यूनिक जीरो है। वो यूनिक जीरो किसको असाइन है, W3 को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि W3 को असाइन कर दिया जाएगा J5। वैसा ही आप लोग देख पा रहे होंगे कॉलम नंबर 2 के लिए, जो J2 है, ठीक है। J2 असाइन किया गया W1 को। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब J2 और J5, मतलब जॉब 2 और जॉब 5 असाइन हो गया है वर्कर 1 और वर्कर 3 को। उसमें हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब ये दोनों असाइन हो गए हैं, तो मैंने क्या बोला था, सेम वर्कर एक से ज़्यादा जॉब नहीं कर सकता। जब सेम वर्कर एक से ज़्यादा जॉब नहीं कर सकता, तो W1 J3 करेगा नहीं, कोई चांस ही नहीं बनता। वैसे ही W3 आपको J3 भी नहीं करेगा, क्योंकि कोई चांस नहीं बनता। यूनिक तो J5 के लिए ना, और यहाँ पे यूनिक J2 के लिए है। तो इसलिए मैंने J3 के बगल में क्रॉस कर दिया और फिर W3 के बगल में, W3 और J3 का जहाँ पे इंटरसेक्शन है, मतलब वहाँ पे जीरो के बगल में क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब हम लोगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए W2 में जो J1 है, जॉब J1 है, वहाँ पे 2 जीरो है, ठीक है। वैसे ही J3 वाले कॉलम में भी 2 जीरो है, वैसे J4 वाले कॉलम में भी 2 जीरो है, ठीक है। अब कौन सा जॉब किसको देना है, हम लोग कोई भी जॉब किसी को भी दे सकते हैं, जब हम लोग के पास कोई कंडीशंस नहीं आते। तो यहाँ पे जैसे 2 जीरो है, W2 के पास 2 जीरो है, ठीक है, मतलब J1 के पास 2 जीरो है, माफ कीजिएगा। तो हम लोग मान लेंगे कि मान लीजिए कि जॉब 1 वर्कर 2 को असाइन हो गया। अगर जब जॉब 1 वर्कर 2 को असाइन हो जाता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि है ना, आपको जो कॉलम होगा J4,
उसमें सिर्फ एक यूनिक जीरो बचेगा, क्योंकि जब जॉब 1 वर्कर 2 को असाइन होगा तो उस रो में जो दूसरा जीरो है उसको हम लोग कट कर देंगे। तो हम लोग कट कर देंगे तो J4 में यूनिक एलिमेंट हो गया, मतलब फिर ये जीरो। तो जब W5 को असाइन होगा J4, और जब W5 को असाइन होगा J4, तो एक वर्कर बचा, एक जॉब बचा, मतलब W4 बचा और J3 बचा, तो उनको वो होगा असाइनमेंट। ठीक है, अब हमने सबको असाइन कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेन प्रीवियस वैल्यू पे आएंगे, मतलब स्टार्टिंग में जो वैल्यू था हमारा, जो इनिशियल टेबल में दिया गया था, वहां पे हम लोग देखेंगे कि क्या वैल्यूज थे। ठीक है, और जिन जिन वर्कर्स को जो जो जॉब असाइन थे उनको सर्कल कर देंगे। ठीक है, जैसे वर्कर 1 को जॉब 2 असाइन था तो उसके इक्विवेलेंट में 5 दिया था, उसको सर्कल कर दिया हमने। W2 के करस्पॉन्डिंग J1 आया है तो 1 दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो 1 को सर्कल कर दिया हमने। W3 के रिस्पेक्ट में J5 को तो 8 को कर दिया, वैसे ही कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉस्ट काउंट कर लेंगे। कॉस्ट कैसे काउंट करना है, इसमें बहुत आसान है। जो भी आपको वैल्यू आया है सबको जोड़ दीजिए, वो होगा, वो आपको कॉस्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉस्ट कितना है, 5 + 1 + 8 + 12 + 8, जिसका वैल्यू 34 आता है। ये हो गया असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये बहुत इजी मेथड है और एक काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।